आज की वीडियो में हम करने वाले हैं किडनी के ट्यूमर्स के बारे में। और इसमें मेनली हम 2 ट्यूमर्स करेंगे जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक एडिनोकार्सिनोमा जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, उसका कंपैरेटिव वे में करेंगे कि याद करना रिवाइज करना बाद में ईजी हो जाए। उसके बाद दूसरा आता है हमारा विल्स ट्यूमर। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग किडनी ट्यूमर के बारे में रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में। ठीक है, पहले तो रीनल सेल कार्सिनोमा के दूसरे नाम याद करो, क्योंकि तुम्हें दूसरे नाम से आया हो पेपर में और तुम्हें सिर्फ एक ही नाम पता हो तो तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो रीनल सेल कार्सिनोमा को हम एडिनोकार्सिनोमा ऑफ किडनी भी बोलते हैं, हाइपरनेफ्रोमा भी बोलते हैं और ग्रेविट्स ट्यूमर भी बोलते हैं। देखो, एडिनो मतलब जो ग्लैंड से रिलेटेड है और किडनी के ग्लैंड से रिलेटेड है, तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ किडनी। रीनल सेल कार्सिनोमा तो याद रह जाएगा, फिर हाइपरनेफ्रोमा। उसके बाद ये सबसे कॉमन मैलिग्नेंट है, मतलब एक बेनाइन होते हैं एंड एक मैलिग्नेंट, वो तो आपको पता ही होएगा आई सपोज। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही, अगर नहीं पता तो अब मुझे कमेंट कर दो, एक बेसिक की अलग वीडियो बना दूंगी। अब किडनी ट्यूमर्स के मेजर रीजंस क्या है? एक तो हमारी कोई टबैको ज़्यादा ले रहा है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सिस्टिक डिसीज ऑफ किडनी, एंड उसके अलावा काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली ये कहाँ होता है? अगर ये हमारी किडनीज़ हैं तो किडनी के अपर पोल्स पे मोस्टली होता है और यूजुअली एक ही साइड पे होता है एंड गोल्डन येलो एंड सर्कमस्क्राइब्ड होता है। अभी इसकी इतनी डिटेल मत करो, आगे करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब इसकी 4 टाइप्स होती हैं एंड इस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आ रखा है पेपर्स में। क्लियर सेल कार्सिनोमा, इसे क्लियर सेल क्यों कहते हैं आगे करेंगे। पेपिलरी कार्सिनोमा, इसमें अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने थायरॉइड ट्यूमर्स किए हैं, तो ये तुम आराम से कर लोगे कि पेपिलरी है और फाइब्रोवास्कुलर कोर होगी, सोमामा बॉडीज होगी। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बात किया था कि जहाँ पे भी पेपिलरी कार्सिनोमा आएगा, पेपिलरी पैटर्न के साथ फाइब्रोवास्कुलर कोर, सोमामा बॉडीज। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा क्रोमोफोब और फिर हमारा कलेक्टिंग डक्ट का। अब इसको करने से पहले ये किडनी की डायग्राम देखो। ये नेफ्रॉन है किडनी में, जो हमारा फंक्शनल यूनिट है। तो बेसिकली इसमें ट्यूमर हुआ है। ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल है, इसमें हमारी ग्लोमेरुलाई होगी। ठीक है, उसमें भी बात नहीं करें। टिब्यूल्स, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। याद रखो, जो हमारी पीसीटी है वहाँ पे क्लियर सेल होगी, डीसीटी में पेपिलरी और फिर क्रोमोफोब और बेलेनी। लाइन वाइज ही याद करो, क्लियर सेल, पेपिलरी, क्रोमोफोम एंड बेलेनी। और जैसे जैसे नेफ्रॉन आती जाएगी वैसे वैसे ट्यूमर होते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पीसीटी पे कौन सा हो रहा है, क्लियर सेल कार्सिनोमा। अब इसकी डायग्राम देखो, क्योंकि अगर अकेला रटोगे ना तो हम बहुत जल्दी भूल जाएंगे। डायग्राम अगर हमें याद रहेगी तो हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे ये कैसे अरेंज है। इसकी अरेंजमेंट देखो, ये सॉलिड है, ऐसे नेस्ट बने हुए हैं। नेस्ट मतलब ऐसे झुंड बने हुए हैं, ये एक झुंड, ये दूसरा झुंड, ये तीसरा झुंड। तो ट्यूमर सॉलिड नेस्ट में है। ठीक है, उसके बाद इसकी न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई के अराउंड बाहर सारा क्लियर है। जब भी कोई क्लियर होता है ना साइटोप्लाज्म, उसका रीज़न होता है साइटोप्लाज्म क्लियर सेल इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्लाइकोजन होता है उसके अंदर। ग्लाइकोजन कोई स्टेन नहीं लेता, जिस वजह से सेल हमें जब हम स्टेन करते हैं तो क्लियर सेल दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म ट्यूमर सेल्स है, कितने आराम से ऐसे पड़े हुए हैं और शीट्स में पड़े हुए हैं। उसके बाद क्लियर सेल्स है। क्लियर सेल जहाँ पे भी कभी भी आए ना ट्यूमर्स में, उसमें ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होने की वजह से वो क्लियर सेल है। उसके बाद आगे हमारी जीन कौन सी है, VHL जीन, जो क्रोमोसोम 3 पे वो म्यूटेटेड है, जिसे हम वॉन हिप्पल जीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्या हमने बोला सबसे पहले, ये पीसीटी में होगा। इसमें शीट्स बनी होंगी, ऐसे सॉलिड नेस्ट बने हुए हैं या शीट्स कह लो, और यूनिफॉर्म सेल्स हैं और सेल्स का क्लियर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्लियर क्यों है? क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन है और ग्लाइकोजन स्टेन नहीं लेता। और हमारी इसमें जीन कौन सी है, VHL जीन। ठीक है, उसके बाद आगे चलो पेपिलरी कार्सिनोमा पे। पेपिलरी कहाँ से होएगा? पहले पीसीटी, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कहाँ से आएगा? डीसीटी। पेपिलरी के तुम्हें सारे पॉइंट पता है अगर तुमने थायरॉइड ट्यूमर की वीडियो देखी है। पेपिलरी पैटर्न होगा, बीच में क्या होगी, फाइब्रोवास्कुलर कोर होगी, सोमामा बॉडीज होगी। सोमामा बॉडीज क्या थी? जो कैल्शियम था, सेल जब अडेप्ट कर रहा था तो कैल्शियम इंट्रासेलुलरी इंक्रीज हो जाती है, तो कैल्शियम कोसेंट्रिकली खुद को अरेंज कर लेती है और सोमामा बॉडीज बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें एक पॉइंट और है, ये जो मैंने लिखा है पेपिलरी ऑफ थायरॉइड एंड किडनी, दोनों के पास सोमामा है। अब ये पॉइंट यहाँ क्यों लिखा है? एक पेपिला हम सर्विक्स में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे सोमामा बॉडीज़ नहीं होती। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। उसके बाद हमारा आ गया ट्यूमर सेल्स की वर्ड होते हैं न्यूक्लियाई, ये ट्राइसोमी होती है। ये 7, 16 और 17 ये तुम्हें याद ही रखनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया। एक बार अब कंपेरेटिव देखते हैं, ये पीसीटी में होगा, ये डीसीटी में होगा। सॉलिड्स नेस्ट में अरेंज्ड है, ये हमारा पेपिला में अरेंज है।
इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म है। अब क्लियर क्यों है? क्योंकि ग्लाइकोजन ज़्यादा। और यहाँ पे जीन कौन सी है? VHL जीन। और यहाँ पे हमारी कौन सी थी? 11, 16, 17। ठीक है, ये हमारी जीन्स थी 7, 16, 17, सॉरी 11 नहीं। ठीक है, अब हमारा तीसरा हमारा आता है क्रोमोफोब या ऑन्कोसिटिक। क्रोमोफोब और ऑन्कोसिटिक ये हमारा कहाँ होगा? कलेक्टिंग डक्ट पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारे सेल्स हैं ना वो शीट्स में अरेंज होते हैं। अब इसके जो हमारे सेल्स हैं ना, उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस है मान लो सेल का, और उसके बाद ऐसे हमारा सेल है। तो ये जो बीच की जगह है ना, ये ऐसे खाली होती है बिल्कुल, ये वाली जो बीच की जगह है, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर हेलो। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ साइटोप्लाज्म होता है वो सारा साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे चले जाता है। तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और जो सारा साइटोप्लाज्म है ना वो ऐसे पेरीफेरी में इकट्ठा हो गया है। तो न्यूक्लियस के बाहर ऐसे खाली जगह दिखती है, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर हेलो। तो ये हमें दिखती है क्रोमोफोब या ऑन्कोसिटिक सेल्स में, जो है पेरी न्यूक्लियर हेलो। उसके बाद हमारा ये मेहगनी ब्राउन से टैन कलर का ट्यूमर होता है, और इसमें जीन्स कौन सी है? 1, 2, 6, 10, 13 और 17। ये तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है? ZD कलेक्टिंग डक्ट से। ये तुम्हें मैंने बता दिया कैसे याद रखना। और इसका सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस है, ये पॉइंट याद रखना है, सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस हमारा क्रोमोफोब का है। ठीक है, क्रोमोफोब मतलब कलर्ड कुछ, तो कोई इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, बस ये याद करने का तरीका है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट बेलेनी, इसका तो नाम से पता लग रहा है कलेक्टिंग डक्ट से आएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे फाइब्रोटिक स्ट्रोमा होता है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाता है, बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसको हम टर्म यूज़ करते हैं डेस्मोप्लेजिया। कहीं पे भी फाइब्रोटिक स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे डेस्मोप्लेजिया। और इसका सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, हमने सबसे एंड में पढ़ा था ना, तो इसलिए सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। जैसे हमने ट्यूमर सेल्स में एनाप्लास्टिक सबसे एंड में पढ़ा था, तो उसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस था। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चीज़ होगी। अब इसको एक बार हम लोग दोबारा से देखते हैं कंपैरेटिव वे में। सबसे पहले रीनल सेल कार्सिनोमा हमारा PCT में, पेपिलरी हमारा DCT में, क्रोमोफोम और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बेलेनी हमारा कलेक्टिंग डक्ट में, क्रोमोफोब और कलेक्टिंग डक्ट वाला हमारा कलेक्टिंग डक्ट में हो गया। ठीक है, अब PCT में जीन कौन सी थी? वॉन हैप्पल जीन। DCT में हमारे क्रोमोसोम कौन से थे? 7, 11 और 17। इसमें क्या था? 1, 2, 6, 13। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट में हमने क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज है, इसमें हमने डिटेल नहीं बात की। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी जीन है हमारी? वॉन हैप्पल जीन, जो कहाँ पड़ी है हमारी? क्रोमोसोम नंबर 3 पे। ये टेबल मैंने हर्षमोन से लिया है, वहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और पेपिलरी हमारा कहाँ है? 7, 17 और Y पे। और क्रोमोफोब हमारा कहाँ है? 1, 2, 6, 13, 17 पे। ठीक है, अब उसके बाद क्लियर सेल कैसे पैटर्न थे बिना देखे याद करने की कोशिश करो। हमने देखा था नेस्टेड थे, और उसमें क्या था? क्लियर सेल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि सेल इसके क्लियर थे, क्योंकि उनमें बहुत सारा ग्लाइकोजन था और ऐसे शीट्स में अरेंज थे। ठीक है, अब नेस्टेड पैटर्न था, ट्यूबुलर नेस्टेड पैटर्न या एल्वोलर पैटर्न, उसने कुछ भी बोल दिया। ठीक है, ट्यूमर सेल्स का क्लियर साइटोप्लाज्म था। क्लियर क्यों था? क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन था। ठीक है, उसके बाद इसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री अगर करी तो कौन से इसमें सेल्स होंगे जो है ट्यूमर सेल पॉजिटिव किसके लिए होंगे? इसमें ये याद रखो, विमेंटिन के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद होना चाहिए कि ट्यूमर सेल हमारे किसके लिए पॉजिटिव है? विमेंटिन के लिए। विमेंटिन, CAX, माकार, अगर तुम्हें ये सारे याद होते हैं तो याद कर लो, पर विमेंटिन याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। उसके बाद आ गया पेपिलरी। पेपिलरी तो तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए, पेपिलरी विद फाइब्रोवास्कुलर कोर सुमामा बॉडीज़। तो इसमें क्या है? पेपिलरी या ट्यूबुलर आर्किटेक्चर है, सिंगल लेयर ऑफ ट्यूमर सेल्स, कैंटी वेसोफिलिक एंड न्यूक्लियर लो न्यूक्लियर गेट। अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे याद रखना, पेपिलरी होती है, बीच में सुमामा बॉडीज़ होती हैं, और बीच में फाइब्रोवास्कुलर कोर होती है। इसके अलावा ऐसे सुमामा बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इसका जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्रिकल मार्कर्स है वो हमारा CK7 याद रखो। इसमें CK7 वहाँ हमारा था विमेंटिन, और यहाँ हमारा है CK7। ठीक है, और क्रोमोफोब हमारा, क्रोमोफोब में क्या है? ये बहुत सारी जीन्स आ गई। क्रोमोफोब में हमने पैटर्न क्या पढ़ा था? पेरी न्यूक्लियर हेलो, मतलब पेरी न्यूक्लियर हेलो थी उसमें, और इसका मार्कर भी क्या है? CK7 हो गया। उसके बाद हमारा कलेक्टिंग डक्ट में हमने ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल बोला था, और इसमें इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म था। इसका एज सच हमने
इतना डिटेल में बात नहीं किया था, तो एक बार छोटा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। डेस्मोप्लेजिया वाला पॉइंट था, तो एक बार सारे थोड़े से रिवाइज़ कर लेते हैं। चारों ट्यूमर जो हमने रीनल सेल कार्सिनोमा में करे, उसके बाद आगे हम विल्म्स ट्यूमर भी करेंगे। क्लियर सेल कार्सिनोमा में क्या पॉइंट्स थे, क्रोमोफोम और कलेक्टिंग में क्या थे, वो तुम्हें याद होना चाहिए। उसमें सोमामा बॉडीज़ वाला पॉइंट, VHL जीन थी हमारी, 716 और 17 क्रोमोसोम था, माहूगनी टैन ब्राउन वाले पॉइंट थे, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए। और इसमें हमारा मार्कर था विमेंटिन CK7 और यहाँ हमारा था CK7। ये हमारा हो गया जो मेजर पॉइंट्स थे हमारे रीनल सेल कार्सिनोमा के। एक बेस्ट प्रोग्नोसिस है और उसका लास्ट वाले का वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। अब ये हमने पॉइंट्स तो कर लिए, चारों कौन कौन से हैं। अब क्लिनिकली कैसे पता लगेगा कि हाँ बंदे को रीनल कोई ट्यूमर है, तो पेशेंट जो आएगा उसमें बेसिकली ट्रायड होंगे। ये 3 सिम्टम्स होंगे जो पेशेंट में दिख रहे होंगे। हिमैट्यूरिया होगा, मतलब उसके यूरिन में ब्लड निकल रहा होगा। उसके बाद किडनी रेट्रोपेरिटोनियल पड़ी होती है ना, तो उसके प्लैंक्स में पेन हो रही होगी। और कोई अब्डोमिनल हमारा पैल्पेबल मास होगा जो पैल्पेट कर पा रहा होगा पेशेंट। और इसके ओवरऑल इतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता, और ये लंग्स में स्प्रेड भी कर जाता है। ये लंग्स में मेटास्टेसिस के थ्रू लंग में इजीली स्प्रेड कर जाता है। तो एक ये पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए कि वाया ब्लड ये स्प्रेड करता है लंग्स में। तो ये हमारे रीनल सेल कार्सिनोमा के इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे विल्म्स ट्यूमर, जिसे नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। अब विल्म से याद रखो, W से विन। तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको हर चीज़ चाहिए होती है, उनको जीतने की चाह होती है, तो ये उससे याद रख लो। बस रटने का तरीका है विन सिचुएशन से, कि जो हमारा विल्म्स ट्यूमर होगा वो किन में होगा, छोटे बच्चों में होगा। छोटे बच्चे कितने, जो 1 to 6 ईयर के हैं, उनमें बेसिकली ये होगा। और इसमें मेल और इक्वल में बराबर रेशियो है, जितना भी ये मेल में होगा उतना ये फीमेल में होएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा सॉलिड ट्यूमर होता है और अब्डोमेन में होता है। इसमें जो जीन होती है वो WT1 जीन होती है, और WNT सिग्नलिंग और बीटा कैटेनिन पाथवे होता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी क्या डिटेल है हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे ट्यूमर्स में तुम WT1 जीन के साथ साथ WNT सिग्नलिंग की बात करोगे, तो इसलिए WNT सिग्नलिंग और बीटा कैटेनिन को थोड़ा सा समझते हैं। अब बीटा कैटेनिन और WNT सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है। नॉर्मली जो सेल हमारा प्रोलिफरेट कर रहा होता है ना, उसको बीटा कैटेनिन जीन तब काम नहीं करती। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये सेल पे कोई चैनल है जिस पे बाहर से तुम्हें सिग्नल आया, तो यहाँ पे WNT सिग्नल आ रहा है, या कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, या कोई भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अंदर तुम्हारी एक बीटा कैटेनिन जीन पड़ी होती है, और उसके साथ लगा होता है FAP, फेमिलाइल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। अगर तुमने पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी इसी की मैकेनिज्म का रोल होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब जो बीटा कैटेनिन तुम्हारा बना, बीटा कैटेनिन डिसोशिएट हो जाता है जब भी मतलब स्टिमुलस आता है, और वो DNA को कहता है तुम प्रोलिफरेट करो। तो DNA तुम्हारा प्रोलिफरेट करता रहता है बीटा कैटेनिन, जब फैप से अलग हो जाता है, जब स्टिमुलस आता है। अब नॉर्मली क्या होता है, इतने ज़्यादा स्टिमुलस नहीं आता, और WNT सिग्नलिंग कंट्रोल में होती है, और बीटा कैटेनिन और फैप आपस में जुड़े रहते हैं। तो अगर बीटा कैटेनिन और फैप आपस में जुड़े रहेंगे, अगर वो बाइंड रहेंगे, तो ये सेल को प्रोलिफरेट नहीं करेगा फालतू में, तो सेल नॉर्मल ग्रो करेगा, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन नहीं हो रही होगी। बट मान लो कोई म्यूटेशन हो गई है, या WNT सिग्नलिंग में म्यूटेशन हो गई है, या तुम्हारी जो जीन है फैप उसमें म्यूटेशन हो गई है, कोई भी अगर पॉइंट हुआ और बीटा कैटेनिन तुम्हारा अलग अकेला घूम रहा है, तो वो DNA को जाकर तंग करता रहेगा और उसको कहेगा तुम प्रोलिफरेट करते रहो भाई। अगर वो प्रोलिफरेट करता रहेगा और तुम्हारे ट्यूमर क्या है वो बढ़ता रहेगा, और हमारा जो है प्रोलिफरेशन होती रहेगी। तो ये सिग्नलिंग काफ़ी सारे ट्यूमर पाथवेज में तुम लिख सकते हो, जैसे मैंने कल तुम्हें बताई थी P53 जीन, KRAS और रेड जीन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए उसमें। अब और देखते हैं हमारे क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें विल्म्स ट्यूमर में, ठीक है। अब इसमें हमारा WT1 जीन कर ली, विल्म ट्यूमर जीन, और बीटा कैटेनिन और WNT सिग्नलिंग। अब ये हमारा चिल्ड्रंस में था, और मेल और फीमेल में बराबर रेशियो थी इसकी, और ये प्रिमिटिव रीनल एपिथेलियल सेल से आता है। ये एक पॉइंट याद रखना, जो हमारे रीनल एपिथेलियल के पुराने फीटल सेल्स होते हैं उनके थ्रू ये ड्राइव करता है। आगे जब हम कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ इसका हम रोल पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रॉसली ये कैसे दिखता है, लार्ज होता है, सॉलिटरी होता है, और फिश फ्लैश लाइक ग्रे वाइट है, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। अब इसको याद करने के बाद अब बात करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लास्टिमल, एपिथेलियल और मेसेनकाइमल। ब्लास्टिमल क्या है, जो हमारे फिटल सेल से आ रहा है। फिर हमारा एपिथेलियल जिससे ट्यूब्यूल्स बन रही है, और मेसेनकाइमल जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह होते हैं। एपिथेलियल से ट्यूब्यूल्स बननी होती है, और मेसेनकाइमल से सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लास्टीमल में। ब्लास्टीमल मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड पड़े हुए हैं तुम्हारे पास जो पुराने फीटल सेल्स हैं उनसे बन रहे प्रिमिटिव से। तो तुम्हारे स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होंगे, ये एक पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एपिथेलियल से हमारी टिब्यूल्स बनी थी, अब कैंसरस बन रही है तो अबॉर्टिव बनेगी, मतलब एक अबनॉर्मल सी टिब्यूल्स बनेगी, सही टिब्यूल्स नहीं बनेगी। और ग्लोमेरुलर भी तुम्हारा अच्छे से नहीं बनेगा, वो भी पुअरली फॉर्म्ड होगा। ये चीज़ होगी। तीसरा मेसेनकाइमल, जो फाइब्रस टिश्यू है, फैट सेल्स है, कार्टिलेज, बोन्स वगैरह, ये सारे अब नॉर्मली तुम्हारे बनते रहेंगे। तो ये 3 कंपोनेंट्स तुम्हें याद होने चाहिए विल्म्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा में। और इसमें मेल और फीमेल में बराबर रेशियो थी। ये तुम्हें एक पॉइंट याद होना चाहिए, WT1 जीन, बीटा कैटलिन पाथ और WNT सिग्नलिंग। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। 3 कॉम्पोनेंट्स है, ब्लास्टीमल, एपिथेलियल और मेसेनकाइमल। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद पेशेंट अगर आएगा तुम्हारे पास क्लिनिकली तो ये 3 कंपोनेंट्स लेके तो आएगा नहीं। तो पेशेंट क्लिनिकली क्या आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो ये तुम्हें 3 कंपोनेंट्स तो समझ आ गया, एपिथेलियल, मेसेनकाइमल वगैरह। अब पेशेंट क्लिनिकली क्या फीचर्स लेके आएगा। अब नॉर्मली छोटे बच्चे को तो पता नहीं लगता, जो मदर है वो डिटेक्ट करती है कि अब नॉर्मल सा मास है जो पैल्पेट हो रहा है मदर से, पर उस पेशेंट को, बच्चे को पेन नहीं हो रही। तो ये तुम्हारा विल्म्स ट्यूमर भी हो गया, नेफ्रोब्लास्टोमा और रीनल सेल कार्सिनोमा भी। अगर तुम्हें कोई और पॉइंट पूछना है या कोई डाउट है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो।